हेलो, आ गए जी तुम लोग। ठीक है, तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं अपना। दिख रहा स्क्रीन? यस सर। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट में तो जहाँ, चलो ठीक है, तो रोलर सपोर्ट में बता दी कि तुम्हारा दो डायरेक्शन में होता है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, या तो तुम्हारा वर्टिकल में होगा या तो हॉरिजॉन्टल में होगा। हिंज में तुम्हारा दो डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में। और फिक्स्ड में तुम्हारा तीन रिएक्शन होगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मोमेंट। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे देखो, लास्ट क्लास में हम बताए थे कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, दिख रहा है स्क्रीन? यस सर, दिख रहा है। तो यस सर। स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है? स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन सफिशिएंट होता है एनालाइज करने के लिए स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर तुमसे पूछे कि व्हाट इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन करो, तो इसको 4 पॉइंट में एक्सप्लेन कर देना। पहला क्या होगा कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सिर्फ सफिशिएंट होगा एनालाइज करने के लिए स्ट्रक्चर का। फिर नीचे में लिख देना कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम 3 डायमेंशन के केस में 6 होता है, 3 डायमेंशन के केस में, और 2 डायमेंशन के केस में 3 होता है। ठीक है, पहला पॉइंट में कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर सफिशिएंट टू एनालाइज द स्ट्रक्चर फॉर अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर द टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन आर 6। फिर लिख देना वो 6 को इक्विलिब्रियम का इक्वेशन, मोमेंट x इज इक्वल टू 0, मोमेंट y इज इक्वल टू 0, मोमेंट z इज इक्वल टू 0। ठीक है, summation of forces in x direction is equals to 0, summation of forces in y direction is equals to 0, summation of forces in z direction is equals to 0। ये लिख देना 3 डायमेंशन के केस में। 2 डायमेंशन के केस में क्या लिख देना, summation of forces in x direction is equals to 0, summation of forces in y direction is equals to 0, summation of moment in z direction is equals to 0। ये लिख देना कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के केस में। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, दूसरा पॉइंट लिखोगे कि बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स इंडिपेंडेंट होगा किस चीज के, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंपोनेंट। यानी कि जो भी मेंबर्स होगा उस मेंबर का क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया है या उसका क्या फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी को डिनोट करते हैं हम लोग EI से। EI से फ्लेक्सुरल रिजिडिटी को डिनोट करते हैं, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी को डिनोट करते हैं हम लोग EI से। तो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स इंडिपेंडेंट होगा किस चीज का, क्रॉस सेक्शनल एरिया A का और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी का। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है कि किसी भी तरह का स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा टेम्परेचर चेंज के कारण, यानी तापमान बदलाव के कारण किसी भी तरह का स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। चौथा पॉइंट क्या है कि लैक ऑफ फिट के कारण भी कोई तरह का स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। लैक ऑफ फिट क्या होता है, लैक ऑफ फिट होता है कि तुम बाय द वे अगर स्ट्रक्चर बना रहे हो। सर आपका आवाज कट रहा है सर। आवाज आ रहा है? सर आपका बीच बीच में कट जाता है सर। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं। अभी आ रहा है आवाज? यस सर। ये नेटवर्क का थोड़ा इशू चल रहा है, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो देखो, अब फिर कट रहा था सर अभी ठीक आ रहा है आवाज? ये सर बीच बीच में कटने लगता है सर। ठीक है, तो देखो स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में तुम 4 पॉइंट लिख के अगले को समझा देना अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, ये 4 पॉइंट लिख देना। अब हम बात करते हैं स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का। थोड़ा सा ये तुमको बढ़िया से जेरोक्स बोल रहे, थोड़ा स्कैन बढ़िया से नहीं हुआ है, तुमको हम इसका ठीक कॉपी भेज देंगे। ये वही समझो इस चीज को। ठीक है, दिख रहा है ना थोड़ा बहुत? यस सर। थोड़ा वो समझ में आ जाएगा, अभी इतना साफ नहीं है। तो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन के अलावा भी हमको
कुछ इक्वेशंस चाहिए। वो इक्वेशंस क्या होता है? कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस होता है, जिसकी मदद से हम उस स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं, यानी उस स्ट्रक्चर का इंटरनल फोर्सेस निकालते हैं। ठीक है। अब इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में एक होता है स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी होता है, एक होता है काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या होता है? स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी होता है कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर को हम लोग उसके एक्सटर्नल रिएक्शन के लिए एनालाइज नहीं कर सकते हैं सिर्फ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के, तो वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है ना, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो पहला स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है? ये वैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के अलावा हमको कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस चाहिए, कंपैटिबिलिटी कंडीशंस चाहिए इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। दूसरा, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स इसमें डिपेंड करेगा किस चीज पे? क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, और जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है मेंबर का उस पर डिपेंड करेगा। बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स वो डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे और स्ट्रक्चर के ईआई पे। तीसरा क्या है? स्ट्रेसेस, कि अगर टेम्परेचर का वेरिएशन होगा तो टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण स्ट्रेसेस आएगा, मटेरियल में स्ट्रेस आएगा, और अगर लैक ऑफ फिट होगा तो लैक ऑफ फिट के कारण भी तुमको स्ट्रेस आएगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट। अब आता है स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी को हम लोग डीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी को हम लोग डीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या है? अगर किसी स्ट्रक्चर को, इफ अ स्ट्रक्चर कैन नॉट बी एनालाइज्ड बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिएक्शन using a static equilibrium condition alone, then such a structure is called indeterminate structure। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर को हम लोग एनालाइज नहीं कर सकते, किस चीज के लिए? एक्सटर्नल और इंटरनल रिएक्शन के लिए, सिर्फ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के, तो वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग इनडिटर्मिनेट कहेंगे। तो जो डीएस होता है, तो डीएस होता है डीएसई इज इक्वल्स टू डीएसआई, जिसमें डीएसई क्या होता है? एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, और डीएसआई होता है इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। इन दोनों का समेशन करोगे तो डीएस निकलेगा, जो कि इनडिटर्मिनेसी होगा स्ट्रक्चर का। अब एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या होता है? एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी होता है तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम के कारण। जैसे कि जो तुम्हारा सपोर्ट कंडीशंस रहता है वो किस तरह का है, उसका फैब्रिकेशन क्या कैसे बना किया गया है, उन सब चीजों पे वो डिपेंड करता है। मान लो कि तुम्हारा अगर सपोर्ट कंडीशन हिंज है पूरे स्ट्रक्चर में, या कहीं पर हिंज है कहीं पर रोलर है, तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उस कॉन्फ़िगरेशन की पर डिपेंड करता है तुम्हारा स्टैटिक एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। तो इसका इसमें क्या लिखोगे? एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, जिसको हम लोग डीएसई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या है? इट इज रिलेटेड विद द सपोर्ट सिस्टम ऑफ द स्ट्रक्चर। ये सपोर्ट सिस्टम ऑफ द स्ट्रक्चर से रिलेट करता है। ठीक है, जैसे कि इस केस में, ये केस क्या है? यहाँ पर एक ठो हिंज है, यहाँ पर एक ठो रोलर है, यहाँ पर एक ठो हिंज है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। इसका डिटर्मिनेसी क्या होगा? एक स्ट्रक्चर है जिसमें कि एक तरफ तुम्हारा रोलर लगा हुआ है, एक तरफ तुम्हारा हिंज है, इसका क्या होगा डिटर्मिनेसी? डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है? इनडिटर्मिनेट सर। डिटर्मिनेट है ना? 1 हो जाएगा सर। एक मिनट रुको यहाँ पर सर 0 होगा, मतलब 0 होगा सर। डिटर्मिनेसी होगा, 0 होगा। रुको शेयर कर लेगा हमको पहले। न्यू शेयर पावर पॉइंट कहाँ है? इसका ये बताओ कि इसका डिटर्मिनेसी कितना होगा? इसका डिटर्मिनेसी कितना होगा? 0 सर। 0। अनिकेत बोलो। और इसका
वन होगा सर इसमें। 1 सर। तो इसमें से कौन कैसे सर होगा 1? निकालो, तो तुम निकालो कैसे होगा। सर दोनों का दो दो रिएक्टिव फोर्स हो जाएगा सर, दोनों को कैसे plus दोनों का कर देंगे, दो 50 रिएक्टिव से फोर्स माइनस है? कर दें। कैसे दोनों का दो हिंज रिएक्टिव? है ना सर, ऊपर में क्या है? ऊपर में एक हिंज एक सर रोलर है। हिंज ऊपर का तो सर 0 हो जाएगा। ऊपर का नीचे 0 का हो जाएगा, ऊपर का तो 0 यस सर, ऊपर का नीचे 0 हो वाला जाएगा, 1। और नीचे का, यस सर, और नीचे का क्या होगा? 1 ठीक है, 1 तो होगा। नीचे वाला क्या है 1 1 तुम्हारा? होगा सर। तो नीचे वाला क्या है? इनडिटर्मिनेट सर। इनडिटर्मिनेट है। किस तरह से है? एक्सटर्नली, एक्सटर्नल सर, एक्सटर्नल है, DSC। जिसको हम लोग यस सर, डीएससी से दिखाते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं फिर से Yes. पिछला स्लाइड में। तो अगर पूछे कि एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होता है, ये तुम दिखा दोगे। इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन कंपोनेंट। कितना एक्सटर्नल रिएक्शन कंपोनेंट है एक्सेस में? किसके? नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन के। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से कितना नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन ज्यादा है, तो जो भी रिएक्शन ज्यादा होगा, यानी कि माइनस करने के बाद, वो तुम्हारा हो जाएगा डीएससी। तो डीएससी इज इक्वल्स टू RE-3 फॉर 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर एंड RE-6 फॉर 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। और ये 3 और ये 6 क्यों आया, तो बताना नहीं ना पड़ेगा। नो No, सर। sir. नहीं सर। ठीक है। इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होता है? इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होता है कि ये तुम्हारा ज्योमेट्रिक इनस्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर के कारण होता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई एक्स्ट्रा मेंबर अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो उसके कारण से होता है इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। आफ्टर नोइंग द एक्सटर्नल रिएक्शन। फिर से नेट चला गया क्या? आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? यस सर। यस सर, यस सर आ रहा है सर। अनिकेत आ रहा है ना? तो इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होता आ है? रहा है भाई। तो इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होता है कि अगर एक्स्ट्रा मेंबर हम ऐड कर दिए, ठीक है ना, ज्योमेट्रिक इनस्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर के कारण होता है। मतलब कि अगर एक्स्ट्रा मेंबर ऐड कर दिए, ठीक है, तो उस एक्स्ट्रा मेंबर के एडिशन के कारण क्या होता है कि एक तरह का इनस्टेबिलिटी इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। आफ्टर नोइंग द एक्सटर्नल रिएक्शन जानने के बाद अगर हमारा ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम इंटरनल रिएक्शन निकाल सके सिर्फ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की मदद से, तब वैसे स्ट्रक्चर को कहेंगे हम इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। फॉर ज्योमेट्रिक स्टेबिलिटी के लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। अगर मेंबर्स अगर सफिशिएंट है तब तो ज्योमेट्रिकली स्टेबल है। अगर ज्यादा है तो क्या बोलते हैं, अगर ज्यादा मेंबर हो गया तब भी इंडिटरमिनेट हो गया, और अगर कम मेंबर हो गया तब भी इंडिटरमिनेट हो गया। तो जो इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के लिए जो तुम्हारा नंबर ऑफ मेंबर्स होना चाहिए वो हमेशा सफिशिएंट होना चाहिए। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी को हम लोग आगे जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो हम लोग बढ़िया से समझ लेंगे इसको। तो इसको निकालने के लिए हम लोग कैसे करते हैं? तो DSI इज इक्वल्स टू 3C माइनस IC। अब ये IC क्या चीज है? IC को समझाने के लिए हम तुमको यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं। देखो, ये एक तुम्हारा पोर्टल फ्रेम है, ठीक है ना। पोर्टल फ्रेम में ये सिंपल पोर्टल फ्रेम है। अब इस पोर्टल फ्रेम में क्या किया, हम यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिए। तो जो आईसी दिखा रहा है, आईसी दिखाता है क्लोज्ड लूप, यानी कि कौन सा लूप क्लोज है। तो यहाँ पर तुम देखोगे कि ये पूरा पूरा एक क्लोज लूप हो रहा है ना। यस सर। तो ये जब अगर तुमसे बोले अगर कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का बना रहे हैं, अगर कोई स्ट्रक्चर इस तरह का बना हुआ है जिसमें कि, और यहाँ पर तुम्हारे नीचे में फिक्स्ड सपोर्ट है, नीचे में फिक्स सपोर्ट लगा, तो इसमें आईसी क्लोज, इसमें कितना सारा 4 लूप, सर। यानी कि इसमें 4 लूप सर। क्लोज हो गया, यानी 4 खाना बना हुआ। तो तुम्हारा जो ऊपर का इक्वेशन है DSI इज इक्वल टू 3C माइनस IC, तो ये होता है तुम्हारा IC दिखाता है कितना नंबर ऑफ क्लोज लूप है, और सॉरी इसमें C दिखाता है तुम्हारा क्लोज लूप दिखाता है, और IC दिखाता है कि इंटरनल हिंज कितना, यानी कि अंदर में हिंज कितना डेवलप हुआ है।
इंटरनल हिंज कब डेवलप करता है? इंटरनल हिंज होता है कि ये एक तरह का कंडीशन होता है कि जब स्ट्रक्चर अपने आप ऐसा कोई मैकेनिज्म बना लेता है जिसमें वो रोटेशन अलाउ करता है। बहुत जब प्लास्टिक हिंज पढ़ोगे तो प्लास्टिक हिंज के केस में देखोगे कि जब लोड यील्ड से ऊपर बढ़ने लगता है तो स्ट्रक्चर अपने आप क्या करता है, कुछ सेल्फ हिंज पॉइंट बना लेता है। तो वो जो अपने आप जो हिंज पॉइंट बनाता है वो किसी तरह से बाहर से हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं करते, वो सिर्फ वो स्ट्रक्चर अपने आप बना लेता है। वो क्यों बनाता है? क्योंकि जब हम लोग इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बनाने का हमारा पहला पर्पस यही होता है कि अगर हमारा लोड एक्सेस हो जाए या मेरा कहीं पे लैक ऑफ फिट हो या कोई और कारण से मेरे स्ट्रक्चर पर अगर किसी तरह का खतरा आए या स्ट्रेस बढ़ जाए तो मेरा जो एक्स्ट्रा मेंबर है ना वो उस लोड को ले सके। तो वो उस एक्स्ट्रा लोड को कैसे लेता है? वो इंटरनल हिंज के मदद से या मोमेंट के रीडिस्ट्रीब्यूशन की मदद से वो उस लोड को लेता है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ के केस में हो जाएगा जो इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी केस में कि जो DSI होगा वो होगा 3C माइनस IC, जहां पर C क्या होगा, क्लोज लूप दिखाएगा और IC क्या है, इंटरनल हिंज दिखाएगा। अगर 3 डायमेंशन के केस में जाओगे तो 3 डायमेंशन के केस में 6C माइनस IC, 6 क्या हो जाएगा, वही स्पेस फ्रेम का स्ट्रक्चर। ये 3C क्यों होता है? क्योंकि एक जो तुम्हारा क्लोज लूप होगा उस एक क्लोज लूप के किसी भी एक कोने पे तुम्हारा 3 तरह का मोमेंट जनरेट होगा। यहाँ पे ये क्या है, ये जितना भी जॉइंट है ना ये सारा जॉइंट रिजिड कंसीडर करते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि ये जॉइंट को हम लोग रिजिड कंसीडर करते हैं इसी कारण से हर एक पॉइंट पे हमारा 3 तरह का फोर्स जनरेट होता है। कौन कौन सा होता है? वर्टिकल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स और रिएक्शन फोर्स। तो इसी कारण से हम लोग वहां पर 3 आया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर नहीं हो पाया सर। क्या मतलब सर ये इनडिटर्मिनेसी और डिटर्मिनेसी सर ऊपर से नहीं समझ में आया। कहाँ से ऊपर से नहीं समझ? यस सर, सी और आई सर सब लोग बोलेगा सर, आप सबसे पूछ लीजिए सर, सब लोग बोलेगा कि नहीं आया। क्या यस सर, किसको नहीं? नहीं समझ में आया आया सर। बोलो। सर सी और आईसी में लूप कैसे लिए, मतलब कैसे यूज किए थे वो समझ में नहीं आया। सी और और IC सर में एक ये वाला एक बार फिर से बता कैसे दीजिए एक्ट ना। कर रहा है सर सी और हाँ आईसी, सर वो समझ यहीं में से नहीं बता आ रहा है सर। स्टार्ट। यहाँ से एक्सटर्नल, नहीं सर शुरू से बता दीजिए ना एक बार प्लीज सर, प्लीज। कहाँ से? यहाँ से सर शुरू से सर। फिर से शुरू से पढ़ाया तुमको हम? नहीं सर मतलब वही डिटर्मिनेसी वाला जो लिए थे सर, वो जो 2 क्वेश्चन भी करवाए थे यहाँ कौन से नहीं सर। कौन सा जो तुमको पावर पॉइंट पे करवाए और थे? नीचे सर और हाँ सर वो जो 2 क्वेश्चन लिए वो भी नहीं हो पाया। हाँ यहीं से सर। यहाँ से? हाँ देखो एक्सटर्नल, सुनो क्या चीज हो रहा है कि डिटर्मिनेसी क्या होता है और इनडिटर्मिनेसी क्या होता है। डिटर्मिनेसी होता है कि जब तुमको इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है सफिशिएंट और तुम उससे तुम पूरे स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हो तो वो तुम्हारा डिटर्मिनेसी होता है। इनडिटर्मिनेसी क्या होता है कि मान लो कि तुम्हारा कि कोई स्ट्रक्चर तुम बनाए, उस स्ट्रक्चर में तुम्हारा जो एक्सटर्नल रिएक्शन है वो तुम्हारा 8 है और तुम्हारा जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो 3 है। तो तुम्हारे पास कितना नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा हो गया? 5। यानी 5 इक्वेशन तुमको और चाहिए पूरे स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए। तो वो जो स्ट्रक्चर है वो इंडिटर्मिनेट किस डिग्री का हुआ? 5 डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी हुआ। तो रुको तुमको हम इसको ज्यादा बढ़िया से समझाने के लिए पावर पॉइंट पे आते हैं। ये पार्टिसिपेंट शेयर पावर पॉइंट स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। दिख रहा है ना? ठीक है, दिख रहा है तो तुमको यहाँ पर समझाते हैं। ये क्या है बताओ पहले? लाइन। ये स्ट्रक्चर कितना है? ये स्ट्रक्चर क्या है, डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट? डिटरमिनेट है। सर आप ही बताइए डिटर्मिनेंट सर, है। हम लोग नहीं बताएंगे, आप ही बताइए। देखो इसमें रिएक्शन कितना है, एक आ रहा है यहाँ पर एक रिएक्शन,
यहाँ पर आ रहा है, दो रिएक्शन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ठीक है। अगर इसको पॉइंट ए और पॉइंट बी मानते हैं तो ये वर्टिकल एट बी हो गया, ये वर्टिकल एट ए हो गया, ये हॉरिजॉन्टल एट ए हो गया। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस बराबर 2 + 1 = 3। नाउ देखो, डीएससी का जो इक्वेशन था वो क्या था? Re-3, यानी एक्सटर्नल रिएक्शन कितना है उसमें से 3 तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन को घटा देना है, समझ में आ रहा है। और डीएसआई कितना था? 3C - IC। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत? सर ये सर रिएक्शन उसका तो समझ में फॉर्मूला आ है रहा है ना? सर। ये इसका वही तो बता रहे, इसका फॉर्मूला है। अब तुम पूछ रहे हो कि ठीक सर है। ये डीएससी में Re-3 कैसे आया, ये पूछना चाह रहे हो हाँ क्या? बताइए। नहीं सर, वही आरी क्या होता है, आरी होता सी है और आई सी, ये सब समझ में आ रहा है। सर आरी रिएक्शन तो समझ में आ रहा है सर, आरी हेलो। IC समझ में नहीं आरी आ इज रहा है। इक्वल्स टू एक्सटर्नल रिएक्शन, ठीक है। अच्छा सर। एक्सटर्नल रिएक्शंस क्या हो गया? जो तुम्हारे सपोर्ट पे रिएक्शंस आ रहा है उस रिएक्शंस को हम लोग आरी कहते हैं, एक्सटर्नल रिएक्शन। अब यहाँ पर जो तुम्हारा सपोर्ट कंडीशन ए और बी है, यहाँ पर कितना रिएक्शंस आ रहा है? यहाँ पर 2 रिएक्शंस आ रहा है, एक हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, एक वर्टिकल में आ रहा है, ठीक है। एक तुम्हारा यहाँ पर जो तुम्हारा रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट पे बी तुम्हारा में। एक वर्टिकल रिएक्शन आ रहा है, कौन सा? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितना हो गया जो कि एक्सटर्नल रिएक्शन है? 3। 3 हो गया। अब दूसरा केस आता है क्लोज लूप। क्या यहाँ पर कहीं पे क्लोज लूप है? कहीं भी यहाँ पे इस तरह का लूप बन रहा है? नहीं ना बन रहा है। कहीं पे बन रहा है लूप? बताओ कहीं पे बन रहा है, तुमको बताओ। नहीं हाँ बन सर। रहा है ठीक है, सर। यहाँ पर कहीं पे इंटरनल हिंज है। अगर इंटरनल हिंज मेंबर में रहेगा, अगर इन केस किसी भी मेंबर में इंटरनल हिंज रहेगा, तो वहां पर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये तुम आपका इंटरनल हिंज यहाँ पर बन रहा है, वो तुमको इस तरह से लिखा रहेगा, इंटरनल हिंज, या सिर्फ एक हिंज बना के दिखा देगा, ठीक है। पर क्योंकि यहाँ पर हम कहीं भी हिंज दिखाए नहीं है, तो यानी इंटरनल हिंज भी नहीं है मेरा, तो इसमें जो सी होगा, सी भी 0 है, और आईसी जो है वो भी 0 है, दोनों 0 है। समझ में आया यहाँ तक बात? सर IC क्या है सर? आईसी होता है इंटरनल हिंज। इंटरनल हिंज क्या होता है? जब भी कोई स्ट्रक्चर अपने कोलैप्स को बचाने के लिए या अपने फेलियर को बचाने के लिए एक हिंज डेवलप करता है, ठीक है ना, एक तरह का मैकेनिज्म डेवलप करता है उस लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेंबर के अंदर में, तो उसको कहते हैं इंटरनल हिंज। जब प्लास्टिक एनालिसिस पढ़ोगे तो प्लास्टिक एनालिसिस में तुमको ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा कि इंटरनल हिंज कैसे है। अभी फिलहाल स्ट्रक्चर एनालिसिस के केस में सिर्फ इतना समझो कि अगर बाय द वे तुमको डिटर्मिनेसी या इनडिटर्मिनेसी निकालने के लिए तुमको क्वेश्चन देगा, तो उसमें तुमको मेंशन कर देगा कि यहाँ पर ये एक इंटरनल हिंज है क्वेश्चन में, ठीक है। अगर और इंटरनल सी लूप हो गया। सी हो गया लूप, क्लोज लूप, ठीक है सर। ठीक है। और कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? और सर अगर डीएस का वैल्यू 0 आता है तो इनडिटर्मिनेट है ना? डिटर्मिनेट है। और डिटर्मिनेट है, और जीरो से बड़ा आता है तो इनडिटर्मिनेट है। इनडिटर्मिनेट है, ठीक है ना। अब इनडिटर्मिनेट के बाद फिर क्वेश्चन में पूछेगा कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो गया, अब तुम ये बताओ कि ये एक्सटर्नली इनडिटर्मिनेट है या इंटरनली इनडिटर्मिनेट है। तो एक्सटर्नली और इंटरनली फिर तुमको अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जांपल सर। बस तो थोड़ा आगे जाने दो पहले, यहाँ तुम लोग आगे बढ़ोगे तब ना एग्जाम्पल तुमको देके बताएंगे हम, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पर रिएक्शन तुम्हारा 3 हो गया, 3 - 3 प्लस 3 × 0 प्लस सॉरी -0, तो कितना हो गया टोटल? 0। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम एक दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में हम क्या करते हैं? पोर्टल फ्रेम पढ़े हो तुम लोग? क्या सर?
पोर्टल फ्रेम, नो सर। पोर्टल फ्रेम नहीं पड़ेगा। देखे हैं। ठीक है, तो हम तुमको कुछ और से बता देते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये भी रोलर का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन इस तरह से भी बना के दिखा दे सपोर्ट, तो ये मत बोलना कि हम तो कभी सपोर्ट देखे ही नहीं, इसको भी रोलर ही कहते हैं, ठीक है। ये भी है ना, रोलर सपोर्ट है, ठीक है। कोई दिक्कत? आवाज आ रहा है तुम लोग को? यस सर। यस ठीक है। सर। अब इसमें हमको बताओ कि इसमें एक्सटर्नल रिएक्शन कितना है, ए पे कितना रिएक्शन आ रहा है? 3 सर। 3 सर। ठीक है, ए पे 3 रिएक्शन आ रहा है। बी पे कितना रिएक्शन आ रहा है? 1 सी पे रिव्यू। 1 हाँ, और डी और 1 दोनों पे एक आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? 5। 5 तो आर इज इक्वल्स टू 5 हो गया। अब इसमें इंटरनल हिंज कितना है, आईसी कितना है? 1 1 है सर। 2 इसमें सर। 2 इसमें क्लोज लूप कितना है? 0। 0 0 अब उस फॉर्मूला पे डाल दो, 0 पिछला वाला फॉर्मूला पे डालो, कितना आ रहा है? बनाओ तो कितना आ रहा है? 6 5 - 3 2 2 जोड़ 1 4 3c माइनस IC प्लस 1 आ रहा है सर। RE माइनस 3, 3c कितना हो गया? 3c इंटू 0 माइनस IC कितना हो गया? IC 1 हो गया, प्लस RE कितना हो गया? RE हो गया तुमको 5, 5 माइनस 3 कितना हो गया? टोटल 1। तो यानी कि ये कितना हो गया? ये एक्सटर्नली इनडिटर्मिनेट हो गया, किसका? 1 डिग्री के। समझ में आ गया? ये तुम्हारा एक हो गया, ये DS हो गया तुम्हारा, क्या बोलते हैं ये स्ट्रक्चर क्या हुआ? स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, ठीक है। ये स्टैटिकली, अब हमको चेक करना है इसमें, अब इसमें चेक करो क्या चीज, अब इसमें चेक करो कि ये इंटरनल है या और एक्सटर्नल, ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है। अब एक्सटर्नल के लिए तुम कैसे चेक करोगे? एक्सटर्नल के लिए तुमको चेक करने का सिंपल सा एक चीज है कि देखो कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितना है। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है इसमें? 5 आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है? 5 आ रहा है ना जी। हाँ सर। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन 5 आ रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना हो गया? 3 हो गया। तो तुम्हारा क्या हो गया? ये 2 आ गया तुम्हारा, क्या चीज? एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी। ये तुम्हारा हो गया DSE, एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी कितना हो गया? 2 हो गया। अब तुम्हारा इंटरनल इनडिटर्मिनेसी कितना हो गया? इसका इंटरनल इनडिटर्मिनेसी हो गया 1। कैसे है वो? -1 सर। हाँ, -1, यानी कि ये रिडंडेंट दोनों है। ठीक है। दोनों की वजह से हो गया सर। कैसे? बोल रहे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो गया ना सर हाँ, इसमें तो। ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो गया है। तो अगर सवाल पूछे कि तुमसे, अगर सवाल तुमसे पूछे कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर को क्या कौन सा है, दोनों ही है या सिंगल है या एक है, तो तुम इसे बोल सकते हो कि दिस स्ट्रक्चर इज बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली इनडिटर्मिनेट, और एक्सटर्नल का इनडिटर्मिनेसी 2 है और इंटरनल का इनडिटर्मिनेसी -1 है, ठीक है। सर नहीं हाँ, हुआ सर ये। क्या 5 नहीं? - 3 सर बराबर। 5 इंटरनल वाला नहीं समझ में आया सर।
हमको तो क्या एक्सटर्नल वाला भी नहीं समझ। क्या चीज एक्सटर्नल वाला समझ में नहीं आया? ये सर 3 से क्यों घटा है सर? अरे तीन रिएक्ट इक्विलिब्रियम। तुम अरे इक्वेशन, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम का रिएक्शन है, 3 नहीं होता है। अरे तीन कैसे तुमको तुम फॉर्मूला नहीं देखे थे जी पहले जाके? तीन क्या होता है तुम्हारे पास? तीन ही इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल होता है ना, चौथा कहाँ से लाओगे टू डायमेंशन के केस में? अच्छा ठीक है खुद सर, ही है उससे ना। तो उसके साथ 2 के बाद डीएससी क्यों लिखे हैं सर? ये एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी दिखाया तुमको, ये तुमको एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी, ये तुमको सपोर्ट के कंडीशन के कारण है। यानी तुम्हारा सपोर्ट का जो तुम्हारा कंडीशन है, सपोर्ट के कंडीशन के कारण तुमको दो 2 डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी इंट्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि सपोर्ट कंडीशन तुम्हारा क्या है कि सपोर्ट कंडीशन अगर तुम दो सपोर्ट का कंडीशन घटा लोगे, यानी कि अगर तुम एक रोलर को यानी दो रोलर को हटा लोगे तो तुम्हारा क्या होगा? स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, या तुम उसको क्या बोलते हो, जो तुम्हारा जो हिंज, जो तुम्हारा फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट को भी अगर फिक्स सपोर्ट को अगर तुम अगर हिंज में कन्वर्ट कर दो और एक रोलर को हटा लो, तभी तुम्हारा स्ट्रक्चर इंडिटर्मिनेट हो जाएगा। तो ये तुमको दिखा रहा है कंडीशन कि तुम्हारा जो एक्सटर्नल जो इंडिटर्मिनेसी आया वो किस कारण से आया, तो वो दो एक्सटर्नल रिएक्शंस के कारण आया। अब इनडिटर्मिनेसी इंटरनल क्यों आया? इंटरनल इनडिटर्मिनेसी तुम्हारा जो -1 दिखा रहा है वो तुम्हारा उस हिंज के कारण इंट्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर ये जो तुम्हारा हिंज है ना, इस पॉइंट पे ये जो हिंज है, ये हिंज तुम्हारा इंटरनली इनडिटर्मिनेसी इंट्रोड्यूस किया है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये हिंज क्या कर रहा है तुमको? ये हिंज हेल्प कर रहा है कि अगर एक्स्ट्रा लोड आएगा तो ये रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा। आई बात समझ में? नहीं आई? 3C क्यों लिखे हैं सर? अरे 3C होता है लूप। अरे फॉर्मूला देखो जी। सर इंटरनल फिर से सर समझा दीजिए मैंने। वो तो समझ गए कि सर लूप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा वेट को। हाँ, फॉर्मूला वगैरह लगता है याद नहीं है ना सर। तो फॉर्मूला याद नहीं करके आओगे तो उसमें गलती मेरा है? बताओ। सर ये पहले प्रोवाइड कर दिए हैं ये क्या सर? नहीं, पिछला क्लास में तो डिस्कस किए थे जी ये चीज तुम लोग को। तुम लोग बोला कि सर फॉर्मूला में आप पढ़े हुए हम लोग, डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी हम लोग पूरा सर। निकाले हुए हैं सर। सर सबका बेस स्ट्रांग है ना सर, मेरा थोड़ा वीक हो गया है, तो वीक हो इसीलिए गया तो हमको पढ़ के आओ दिक्कत हो थोड़ा सा, अब इसको पढ़ो फिर। क्या करें सर? सर इंटरनल एक बार फिर से बता दीजिए सर। क्या बताएं इसमें हम इंटरनल में? तुमको पहले हमको पहले तुम सर बता के 3C कैसे आया? सर एक्सटर्नल समझ गए सर, इंटरनल नहीं समझे। इंटरनल इनडिटर्मिनेसी होता है कि तुम्हारा जो मेंबर होता है, मेंबर के ज्योमेट्रिक कंडीशंस के कारण होता है। तो तुम्हारा जो DSI इज इक्वल्स टू 3C माइनस IC लिखा हुआ है, ये 3 होता है तुमको। अब इसको समझाने के लिए हमको पोर्टल फ्रेम बनाना पड़ेगा तुमको। देखो ये पोर्टल फ्रेम होता है। पोर्टल फ्रेम क्या होता है? तुम जो भी बिल्डिंग बनाते हो ना, बिल्डिंग को तुम एक फ्रेम की तरह कंस्ट्रक्ट करते हो, ठीक है? अब वो फ्रेम को तुम बढ़ाते जाते हो, सिमिलर स्ट्रक्चर को ऊपर लेते जाते हो, और उसमें क्या करते हो? दीवार वगैरह साइड में दे देते हो। अगर तुम नया जो बिल्डिंग अपार्टमेंट वगैरह बनता है वो इसी तरह से बनता है, देखोगे कि वो एक पूरा फ्रेम जैसा स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, यस सर। ये इस तरह से फ्रेम स्ट्रक्चर रहता है और यही चीज ऊपर में बढ़ते जाता है, तल्ला बाय तल्ला बढ़ाते जाता है। ठीक है, तो तुम्हारा ये जो पोर्टल फ्रेम होता है, जिसको हम लोग पोर्टल फ्रेम कहते हैं, ठीक है? पोर्टल फ्रेम का जो ये जो एज रहता है, यानी कि ये जो एज है A B C और D, इसका जो हर एक जो जॉइंट रहता है, इसका जॉइंट को हम लोग रिजिड मानते हैं। जॉइंट को हम लोग रिजिड मानते हैं। अब जॉइंट अगर रिजिड होगा तो उसमें कितना तरह का फोर्सेस जनरेट होगा? तुम हमको बताओ। 3 होगा। अगर जॉइंट रिजिड होगा तो 3 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है तुम्हारा? ये कह रहा है कि इंटरनल इनडिटर्मिनेसी निकालने के लिए आपको 3 ठो एक्सटर्नल ये पता करना पड़ेगा, नहीं 3 ठो आपका जो रिएक्शन कंपोनेंट है वो। ठीक है, और कितना क्लोज लूप हो रहा है? क्लोज लूप मतलब कि एक लूप कितना बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे लूप कहाँ बन रहा है सर? यहाँ पर लूप नहीं बन रहा है, तभी तो बोले कि यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर लूप नहीं बन रहा, तभी तो यहाँ पे 0 होगा। मगर यहाँ पे लूप नहीं बन रहा है, पर यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पे एक इंटरनल हिंज है। इस इंटरनल हिंज की वजह से क्या हो गया? यहाँ पर -1 आ गया। तो सर आप यहाँ पे 3
हेलो हेलो। हाँ सर, आपने 3C क्या लिख सर? दिया है सर, इस वजह से नहीं ना हो पा रहा था सर। 3C माइनस 3C आईसी, माइनस, 3C माइनस आईसी है। हम हाँ पूरा सर, लिख, वहां पे तो वही आपके पास, तो सर। अरे तो वो पूरा तो लिख, हमको लग ही रहा था सर। तो तुम लोग बीच में टोक देते तो हम भी छोड़ देते हैं। वही तो तो थ्री, गड़बड़ा अनिकेत, गया, हो गया सर। ठीक है। हो गया। हम्म। तो यहाँ पर -1 हो गया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। यस सर। एक लिंक और भेजेंगे अभी 10 मिनट का। सर अब खाना, अब बंद कर दें। नया सर कंटिन्यू रखिए ना सर।